अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं एक ऐसा सेगमेंट स्टार्ट करूंगा जिसमें अब तक जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं मैं उनकी समरीज रीड आउट करूं और अपनी तरफ से उनके रिव्यूज दूं कि मुझे वो बुक्स कैसी लगी और मैं उनको क्या रैंक देता हूं। तो आज की जो पहली बुक मैंने सेलेक्ट की है आज की इस रिव्यू के लिए वो है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड जो है वो ऑग मेंडिनो ने लिखी है। ऑग मेंडिनो जो है वो थोड़ा सा अजीब सा नाम है और ये लिखी भी बहुत पुरानी बुक है। तो मेरे पास जो इसका वर्जन है ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये अभी तक 1,40,00,000 कॉपीज इसकी बिक चुकी है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद 60s में ही बुक लिखी गई होगी या 70s में लिखी गई होगी मोस्ट प्रोबेबली। और इसमें ऑगमेंटिनो जो है वो सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दे रहा है। जो वर्जन मेरे पास है मे भी शायद किसी प्रीवियस वर्जन में अवेलेबल ना हो ये चीज, बट जो वर्जन मेरे पास है वो काफी लेटेस्ट है और उसके अंदर जो है उसने अपनी एक समरी दी हुई है। और आई थिंक कि ऑगमेंटिनो शायद अब हयात भी नहीं है। आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट, वी कैन गूगल इट के वो है या नहीं है, क्योंकि वो जो है 1942 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। सो डोंट नो कि वो अभी होंगे या नहीं होंगे। खैर वो कहते हैं कि जी मुझे बचपन से ही मेरी माँ कहा करती थी कि तुम बड़े होकर राइटर बनोगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने अपना हाई स्कूल किया तो उनकी वालदा जो है वो क़ज़ा इलाही से जाके मिल गई और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जो अटेंड करना चाहते थे वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी, जो कि वो बाद में अटेंड नहीं कर सके और उन्हें शायद किधरी जाके काम करना पड़ा। कोई पेपर फैक्ट्री थी जहाँ पे उन्होंने काम करना शुरू किया और 1942 में उन्होंने आर्मी एयर कॉर्प थी वो ज्वाइन कर ली और 43 में वो कमीशन ऑफिसर हो गए थे और वो जो है सिल्वर विंग्स में एज ए बम्बार्डियर थे। और फिर उन्होंने जर्मनी के खिलाफ B-42 पे जो है काफ़ी बम्बार्डमेंट भी की और फिर जब वो वहाँ से रिटायर हुए और रिटायर होके वापस आए अगले साल ही, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो वो उनकी शॉर्ट टर्म असाइनमेंट थी और वो फारिग हो गए। और जब वो वापस आए तो उनको पता चला कि बीइंग एन बम्बार्डियर वो भी एक हाई स्कूल सर्टिफिकेट के साथ उनसे रिलेटेड कोई भी जॉब नहीं थी। उन्हीं दिनों में उनको शायद किसी लड़की के साथ भी वो किसी इश्क में मुब्तला थे तो उनकी शादी भी हो गई और साथ में उन्होंने किसी एक इंश्योरेंस कंपनी में भी काम शुरू कर दिया, बट वो सेल्स इंश्योरेंस ऑफिसर कभी भी प्रॉपर्ली नहीं बन सके और 10 साल उन्होंने वही मुशक्कत की और आखिर में जो है वो फ्लॉप हो गए। और उनकी एक बेटी और उनकी बेगम थी और एक बेटी थी उनसे और वो उनको छोड़कर चले गए और उनकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई। और वो कहते हैं कि मैं शराब के नशे में दूध, एक नाकाम आदमी जो होता है कि बस वो शराब की तरफ लग जाता है और वो बिल्कुल नाकामी में चूर एक दिन निकले बाहर से सुसाइड करने के लिए और बाय चांस वो चलते चलते लाइब्रेरी पहुंच गए और कहते हैं कि उस लाइब्रेरी के उस विजिट ने मेरी जिंदगी बदल दी। और वो कैसे बदली कि वो इस तरह हुआ कि वो वहां पे गए जहां पे उनको लाइब्रेरी में एक बुक मिली। लाइब्रेरी थी कॉनकॉर्ड न्यू हैम्पशायर में। वो कहते हैं कि मुझे एक बुक मिली जो कि W. क्लीमेंट स्टोन्स ने लिखी हुई थी और बुक का नाम है सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। बोलते हैं कि उसने मेरी जिंदगी बदल दी उस किताब ने। और बोलते हैं कि मुझे पता चला कि वो जो W. क्लीमेंट स्टोन्स हैं वो जो है कंबाइंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका के जो है वो CEO हैं। तो उन्होंने कहा कि वो क्योंकि मोटिवेटेड थे, इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने एक सब्सिडरी ढूंढी जो कि ये बॉस्टन में रहते थे तो बॉस्टन में उनकी उसी कंपनी की एक सब्सिडरी थी, वहां पे उन्होंने सेल्समैन की जॉब के लिए अप्लाई किया और उनको बाय चांस सेल्समैन की जॉब मिल गई और उस टाइम पे उनकी एज 32 इयर्स थी। और वो कहते हैं कि जी मिस्टर स्टोन्स इंश्योरेंस कंपनी हायर्ड दिस 32 ईयर ओल्ड लूजर, मतलब वो उस टाइम पे खुद को लूजर कह रहे थे एट द एज ऑफ 32। और उसके बाद कहते हैं कि लकीली जो है मुझे वहाँ पे खातून भी मिली जो जिसको मुझसे ज्यादा मुझ पे यकीन था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरी फिर उससे शादी भी हो गई और जो कि फिर बाद में 40 साल तक रही। फिर वो कहते हैं कि मुझे 1 साल के अंदर ही प्रमोशन मिली और मैं सेल्स मैनेजर बन गया और जितनी भी नॉर्दर्न माइन जो वहाँ का एरिया है वहाँ के जो है ना वो टेरिटरी मैनेजर भी बन गए। और फिर वहाँ पे उन्होंने जो आम पोटैटो फार्मर्स होते हैं तो उन्होंने पोटैटो फार्मर्स को हायर करके और उनको जो है ना टेक्निक सिखा के इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दी और वो उस चीज़ में बड़े कामयाब हुए। फिर वो कहते हैं कि मैंने हफ्ते की छुट्टी ली
और एक टाइपराइटर मैंने रेंट पे लिया और मैंने एक सेल्स मैनुअल लिखा जो कि मैंने कंबाइंड इंश्योरेंस का जो होम ऑफिस था, जो पेरेंट कंपनी का मेन ऑफिस था शिकागो में, वहां पे बोलते हैं कि मैंने वो अपना जो लेटर था वो अरसाल कर दिया कि जी शायद कोई वो लेटर पढ़ ले, वो सेल्स मैनुअल पढ़ ले और मेरी कोई चांदी हो जाए। तो कहते हैं मैं लकी रहा कि वहां पे किसी ने जो है मेरा वो लेटर पढ़ लिया और अगले ही जो है हफ्ते मैं और मेरी वाइफ और अपने बेटे के साथ हम लोग जो है शिकागो के लिए रवाना हो गए अपना पूरा पैकअप करके बॉस्टन से। और कहते हैं कि वहां पे मुझे जॉब मिली सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट में और मेरा काम था राइटिंग कंपनी बुलेटिन्स के, मतलब वो कंपनी के बुलेटिन्स राइट करते थे। और कहते हैं कि फाइनली जो है मैं राइटर बन चुका था, जो कि मेरी माँ की एक ड्रीम थी कि मैं राइटर बनूं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मिस्टर स्टोन्स का जो है एक स्मॉल हाउस, एक वो था सक्सेस अनलिमिटेड के नाम से एक मैगजीन था, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ उनको जाता था और साथ में जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते थे वो सिर्फ उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता था। पब्लिकली वो एक्सेसिबल नहीं था या लोगों के पास वो नहीं होता था, ना ही वो बेचा जाता था। तो वो कहते हैं कि मैं जो है मिस्टर स्टोन के साथ काफ़ी करीबी हो चुका था और जैसे ही एडिटर इन चीफ सक्सेस अनलिमिटेड के रिटायर हुए तो मैंने उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया और लकीली जो है मुझे उस पोजीशन पे उन्होंने कहा कि आप ये काम करें। और उस वक्त वो कहते हैं कि जी मेरा तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि मैं मैगजीन लिख सकूं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उस हाउस ऑर्गन मैगजीन को एक नेशनल मैगजीन बनाया और हमने वो पब्लिकली भी बेचना शुरू कर दिया। ये उनकी एक और सक्सेस थी। उसी दौरान उन्होंने जो है वो कहते हैं कि एक दिन हमारा एक मैगजीन पब्लिश होना था और हमारे पास एक आर्टिकल की स्पेस बच गई थी और हमारे पास कोई भी फाइल में रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ था कि अभी हम किसका जो है ना कोई आर्टिकल यहाँ पे लिखे। तो हमने जो है, मैंने क्या किया कि मैं घर गया और मैंने सारी रात जाग कर बेन हॉगन जो कि ऑटोमोबाइल रेसर थे, तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको कह दिया था कि अब दोबारा चल नहीं सकते थे, मगर उस बंदे ने इतनी हिम्मत की कि वो अगले साल नेशनल ओपनिंग्स जीता। तो वो उनकी जो पूरी स्टोरी थी कि वो किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, दोबारा किस तरीके से मोटिवेट हुए, फिर किस तरह चले और किस तरह उन्होंने नेशनल ओपन जीता है, तो वो सारी उन्होंने लिख दिया और वो सक्सेस अनलिमिटेड में आ गया। और उससे क्या हुआ कि जो न्यूयॉर्क पब्लिशर था उन्होंने जो है इनको लेटर लिख दिया, ऑगमेंडिनो को लेटर लिखा। और वो कहते हैं कि उस दौर में हर राइटर का एक ख्वाब होता था कि न्यूयॉर्क पब्लिशर जो है ना किसी राइटर को लेटर लिख दे कि जी आप हमारे लिए काम करें। और उन्होंने कहा कि लेटर में लिखा था कि जी उन्हें हॉगन आर्टिकल जो है बहुत पसंद आया और वो चाह रहे हैं कि आप जो है ना आपके अंदर जो टैलेंट है आप इसे सामने लेकर आए और आप आगे इसके ऊपर कोई बुक लिखें। और बोलते हैं कि फिर मैंने 18 महीने की मेहनत करने के बाद एक बुक लिखी जिसका नाम था द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, जो कि अभी मेरे हाथ में। और ये इनकी पहली बुक थी और वो कहते हैं कि ऑगमेंडिनो को कोई नहीं जानता था, तो इसलिए इसकी सिर्फ और सिर्फ 5000 कॉपीज प्रिंट हुई कि सिर्फ यही 5000 कॉपीज बिके, क्योंकि अगर नहीं चली तो लाजमी बात है ज्यादा नुकसान ना हो कंपनी को। बट वो कहते हैं कि मेरा टिपिंग पॉइंट क्या था कि एक प्रोग्राम में एक कंपनी है एमवी कॉप और उसके को फाउंडर हैं रिच डेवॉस। तो कहते हैं कि एमवी कॉप जो है एक कन्वेंशन करवाती थी एमवी कन्वेंशन के नाम से, जिसमें रिच डेवॉस ने कहा कि जी एक बुक है जो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा और वो आप लोगों को हेल्प आउट भी करेगी, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। और वो उन्होंने बकायदा उस पर मेंशन किया, रिटन बाय अ मैन विद अ फनी नेम ऑगमेंडिनो। और कहते हैं कि वो टिपिंग पॉइंट था कि जब रिच डेवॉस ने उनको टेस्टिमोनियल दिया तो वो कुछ ही सालों के अंदर 3,50,000 कॉपी सोल्ड हो गई। और बाद में बेंटन बुक्स ने जो है इसके बुक के राइट्स जो है ना परचेज कर लिए। और जिस टाइम पे उन्होंने ये अपना इंट्रो लिखा था उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि मैं अभी तक अपनी ये जो किताब बेच रहा हूँ वो मंथली 1 लाख कॉपीज मंथली पेपर बैक में बिक रही है। तो इट्स अ गुड अचीवमेंट ऑफ ऑगमेंटिनो। और ऑगमेंडिनो का तो ये एक छोटा सा रिव्यू हो गया। अब बात करते हैं इस छोटी सी बुक की जो कि 18 चैप्टर्स के ऊपर मबनी है। इन 18 चैप्टर्स में से पहले 7 चैप्टर्स के अंदर एक स्टोरी है जो कि स्टोरी डिफाइन कर रहे हैं एक बच्चे की, कि वो एक बच्चा है और वो किसी एक मर्चेंट के साथ काम कर रहा है और वो मर्चेंट जो है बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है
और ये उनके अस्तबल में उनके घोड़ों की सफाई और घास खिलाना और ये सब कुछ कर रहा है। और उस बच्चे को प्यार हो जाता है एक बड़े दूसरे मर्चेंट की बेटी से, और ये अपने मर्चेंट के पास आता है और कहता है कि जी मैंने जो है ये काम करना है कि मैंने भी मर्चेंट बनना है। तो वो इसको कहता है कि तुम मर्चेंट नहीं बन सकते, तुम अभी तैयार नहीं हो। तो ये कहता है कि नहीं, आपके और भी तो बहुत सारे एजेंट्स हैं जो ये बेच रहे हैं, तो आप उन पे भी तो एतबार करते हैं, तो आप मुझे भी सिखाएं कि मैंने कैसे बेचना है। तो खैर वो इसको सिखाना शुरू करता है, थोड़ा बहुत बताता है, और फिर इसको कहता है कि जी एक जगह है जहाँ पे सारी जिंदगी किसी ने मुझसे कुछ नहीं खरीदा, तो तुम ये फर लेकर जाओ और तुम जाके बेच कर दिखा दो। ये जाता है वहां पे फर बेचने के लिए, और अनलकीली ये नाकाम हो जाता है। और जब ये वापस लौट रहा होता है पूरा दिन गुजारने के बाद, तो वहां पे एक औरत होती है जो कि छुपी हुई होती है किसी जगह पे, उसके साथ कोई एक आदमी होता है और शायद बेबी डिलीवरी का कोई एक टाइम होता है। तो ये अपना फर्ज जो है ना उनको ऐसे ही देकर आ जाता है। और जब ये आता है तो आके जो है जब उसको बताता है कि जी मैं तो नाकाम हो गया, मैं बस मेरा फेट यही है कि मैं दोबारा अस्तबल में चला जाऊं, तो वो कहता है कि वाई देयर वॉज अ ब्राइट स्टार फॉलोइंग यू, देयर इज समथिंग स्पेशल। तो उसको ये बात नहीं समझ आती, ये बहुत नाउमीद होता है, तो ये उसको उसी जगह पे रोक लेता है। और क्योंकि जो उसका मेन मर्चेंट जो उसका मालिक होता है वो काफ़ी ज़ईफ भी हो चुका होता है, तो वो अपनी जो चारपाई होती है उसके नीचे से जो है वो एक बॉक्स निकालता है, जो शायद वो ट्रेजर बॉक्स टाइप का एक कोई बॉक्स होता है। तो उसके अंदर वो कहता है कि देयर इज समथिंग, ये तुम अपने साथ ले जाओ, और उसको कुछ पैसे देता है और बोलता है कि मुझे दोबारा ज़िंदगी में कभी नज़र मत आना। तो थोड़ी सी हैरानी की बात है, वो लड़का जो है रवाना हो जाता है, और जब वो जाता है वो किसी एक और शहर में जाता है, वहाँ जाकर अपने लिए कमरा किराए पे लेता है। और जब वो जाके वहाँ पे उसको खोलता है तो उसके अंदर स्क्रॉल्स पड़े होते हैं, 10 दाने स्क्रॉल्स पड़े होते हैं। स्क्रॉल्स वो होते हैं वो जो ऐसे पुराने ज़माने में खोला जाता था, तो उसके बीच में वो खतों किताबत लिखी भी होती थी, तो उसके अंदर 10 स्क्रॉल्स होते हैं। तो ये पहले 7 चैप्टर्स के अंदर वो डिफाइन करता है कि ये यहाँ तक पहुंचा है, और वहां तक उसको पता चला है कि जी स्क्रॉल्स है। अब स्क्रॉल्स की बात आती है, चैप्टर 8 से जो है ना स्क्रॉल स्टार्ट होते हैं। मैं थोड़ा सा इसका बताऊंगा कि है क्या। जो 10 स्क्रॉल्स हैं चैप्टर 8 में, स्क्रॉल नंबर 1 है, वो उसको स्क्रॉल्स में बेसिकली लिखा होता है कि ये आपने एक स्क्रॉल खोलना है और 30 दिन तक यही पढ़ना है, और फिर 30 दिन के बाद इसको रोल करके रखना है, तो स्क्रॉल 2 निकालना है और फिर उसको 30 दिन तक वो पढ़ना है। तो वो 10 स्क्रॉल्स उसने 30-30 दिन के हिसाब से पढ़ने होते हैं। तो जो पहला स्क्रॉल होता है और वो होता है कि जी स्क्रॉल मार्क 1, टुडे आई बिगन अ न्यू लाइफ। तो ये उसका टाइटल है, बट मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर पूरा चैप्टर वही स्क्रॉल का है कि उस स्क्रॉल में क्या क्या लिखा था। तो वो यही है कि टुडे आई शेड माई ओन स्किन विच हैड टू लॉन्ग सफर्ड द ब्रेस ऑफ फेलियर एंड बाउंड्स ऑफ mediocrity. Today I am born anew and my birthplace is a vineyard where there is a fruit for all. मगर जो उसका बेसिक टाइटल है जो हर स्टेंजा के बाद आता है, Today I begun a new life, तो ये चैप्टर 8 है। फिर स्क्रॉल 2 जो है चैप्टर 9 पे, वो कहता है I will greet this day with love in my heart, कि मैं हर दिन को जो है अच्छे से ग्रीट करूंगा और मेरे दिल में मोहब्बत होगी उस दिन की। फिर चैप्टर 10 है स्क्रॉल 3, I will persist until I succeed, तो मैं मेहनत करता रहूंगा, सीधी सी बात है, मैंने कंसिस्टेंट रहना है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी चीज को जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। फिर इसके बाद है चैप्टर 11 नंबर 4, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल, कि मतलब मैं खुद एक मिरेकल हूँ, मैं खुदा की बनाई हुई एक आलीशान तख्लीक हूँ, मैं मेहनत करूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक, मतलब मैं इतना एम्पावर हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देन चैप्टर 12 आता है स्क्रॉल 5, आई विल लिव दिस डे एज इफ इट इज माई लास्ट, कि मैं हर दिन को अपना आखिरी दिन समझ के जीऊंगा और मैंने जो करना है वो आज ही के दिन में अपनी सारी स्ट्रगल करनी, अपनी सारी मेहनत करनी। फिर चैप्टर 13 स्क्रॉल 6, टुडे आई विल बी मास्टर ऑफ माई इमोशंस, कि अपने जज्बात पे काबू रखना और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ हो या नेगेटिव की तरफ हो, मतलब ना अपने कोई बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करना है, ना बहुत ज़्यादा गमी का इजहार करना है,
एक बैलेंस होता है लाइफ का, जो वो ये स्क्रॉल 6 कह रहा है कि आपने अपने बैलेंस पे कंट्रोल करना है। एंड देन इसके बाद चैप्टर 14 है स्क्रॉल 7, आई विल लाफ एट द वर्ड, आई विल लाफ एट द वर्ड। अगर आप ये एक जुमला पढ़ लें तो बहुत ही अजीब लगता है कि ये क्या कह रहा है, बट इसके बहुत अगर आप डेप्थ में इसका चैप्टर पढ़ें तो आपको समझ आती है कि बेसिकली वो ये कह रहा है कि मैं जी इंसान हूँ, मुझ में ज़ुबान है और मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी को भी उसी तरीके से बनाना है कि मैं अपने इमोशंस को शो करूं इन अ पॉजिटिव वे, मैं स्माइल करूं, मैं मुस्कुराता रहूं, और मैंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इसको एक पार्ट बनाना है कि मैंने अपने चेहरे पे हर टाइम मुस्कुराहट रखनी है, जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और फिर इसके बाद है चैप्टर 15 स्क्रॉल 8, टुडे आई विल मल्टीप्लाई माई वैल्यू 100-fold। अच्छा, ये बुक थोड़ी सी क्योंकि बहुत पुरानी लिखी गई है तो इसके अंदर ओल्ड इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा शो होती है, मगर अगर इस जुमले को अभी हम देखें तो इसके अंदर वो कहता है कि जी मैंने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 टाइम्स, मतलब 100% मैंने उसको इंक्रीज कर देना है अपनी वैल्यूज़ को। तो जो भी मैं काम करता हूँ, जिस तरीके से भी काम करता हूँ, मैंने उसको टाइमली इम्प्रूव करते रहना है, मैंने उसको छोड़ नहीं देना उधरी के मैं बोलूँगी मैं उस काम को छोड़ दूँ। और फिर इसी चैप्टर के अंदर एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें इसने छोटा सा एक समरी मतलब काइंड ऑफ पोइट्री उसने उस चीज़ को डिफाइन किया है कि टुडे आई विल मल्टीप्लाई माई वैल्यू 100-fold, आई विल कमिट नॉट द टेरिबल क्राइम ऑफ एमिंग टू लो, आई विल डू द वर्क दैट अ फेलियर विल नॉट डू, I will always let my reach exceed my grasp. I will never be content with my performance in the market. I will always raise my goals as soon as they are attained. I will always strive to make the next hour better than this one. तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, मैंने कहा कि ये साथ में समरी का पार्ट होना चाहिए हमारी। Then chapter 16 scroll 9 कहता है कि जी माई ड्रीम्स आर वर्थलेस, माई प्लान्स आर डस्ट, माई गोल्स आर इम्पॉसिबल। मतलब कुछ भी उसने तो हर चीज को अनजस्टिफाई कर दिया, मतलब ड्रीम्स भी नहीं, जीरो हैं, वर्थलेस हैं, और प्लान्स भी उसके डस्ट हैं और गोल्स भी उसके इम्पॉसिबल हैं। है क्या फिर? ऑल आर ऑफ नो वैल्यू अनलेस दे आर फॉलोड बाय एक्शन, कि जब तक मैं कोई ख्वाब देखूं और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, और मैं कोई प्लान बना और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, या अगर मैं कोई गोल बना और उसके ऊपर एक्शन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ये वर्थलेस हैं, डस्ट हैं, इम्पॉसिबल हैं। तो उसके बाद ये कहता है कि आई विल एक्ट नाउ, और उसके बाद सेम इसी तरीके से स्टेंजाज हैं, और हर स्टेंजा के एंड में, मतलब पैराग्राफ कह लें आपके, हर पैराग्राफ के एंड में आई विल एक्ट नाउ इसने मेंशन किया है कि मैंने हर लिहाज से अब एक्ट करना है, जो भी मेरी ड्रीम्स है उसके ऊपर मैंने एक्ट करना है। देन दी चैप्टर 17 सेकंड लास्ट चैप्टर स्क्रॉल 10। अब ये स्क्रॉल 10 जो है वाज माय इंटरेस्टिंग चैप्टर के, इसके अंदर ये कहता है कि हु इज ऑफ सो लिटिल फेथ दैट इन अ मोमेंट ऑफ ग्रेट डिजास्टर और हार्ट ब्रेक हैज नॉट कॉल्ड टू हिज गॉड, कि आप में क्या फेथ होगा और आपके अंदर ऐसे मोमेंट्स क्या होंगे कि आपके सामने नाकामी ना हो और आपके सामने जो है सब कुछ ख़त्म ना हो रहा हो, कि अगर आपके दिल में खुदा का ईमान नहीं है और आप जो है जो हक बारी ताला है आप उससे जो है दूर हैं, और आप ईमान ही नहीं रखते और आप अपने अल्लाह को याद ही नहीं करते किसी भी सूरत में। देन फिर उसके बाद वो पूरे चैप्टर में वो कहता है कि मैं जब भी कोई काम करूंगा तो मैं इस चीज़ को अपने माइंड में रखूंगा कि आई हैव टू डू अ गुड डीड, और अपने डीड्स की बिना पे मैंने अपने खुदा को जो है हाजिर और नाजिर रखना है, और मैंने देखना है कि मैं क्या सही करता हूँ और क्या गलत करता हूँ। और फिर उसके अंदर इसने एक प्रे भी लिखी है, आई विल प्रे फॉर गाइडेंस एंड आई विल प्रे एज अ सेल्समैन इन दिस मैनर। और फिर उसके बाद काफी बड़ी दुआ है, मैं इसका पहला स्टेंजा पढ़ लेता हूँ कि ओ क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स हेल्प मी फॉर दिस डे आई गो आउट इनटू द वर्ल्ड नेकेड एंड अलोन एंड विदाउट योर हैंड to guide me I will wander far from the path which lead to success and happiness। तो
तो वो लगातार मतलब उसने जो उसका स्क्रॉल 10 है उसमें ये है कि आप अपनी मेहनत करते रहें, आप अपनी काविशें करते रहें, आप अपनी कोशिशें करते रहें, आप अपने ड्रीम्स को, अपने जो आपकी जो प्लान्स हैं या जो गोल्स हैं उनको प्रैक्टिकली आप उनके ऊपर एक्ट करते जाएं, मगर आपने खुदा से भी मदद मांगनी है, आपने अपने बारी ताला से भी साथ साथ मदद मांगनी है और उससे भी दुआ मांगनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वी हैव टू बिलीव इवन इन एनी रिलीजन वी बिलीव इन गॉड। तो जब हम बात करते हैं खुदा की तो फिर खुदा से मदद मांगनी जरूरी होती है हर हाल में। चैप्टर 18 द लास्ट चैप्टर, उसका मैं वैसे आपको एक छोटी सी समरी बता देता हूँ कि जिस खातून को ये फर अपना देख रहा होता है बच्चा, जो लड़का जो होता है, इसका नाम हफीज होता है, मे भी शायद इन्होंने हफीद लिखा हुआ है उसको, अगर हम वो DTH की प्रोनाउंसिएशन करें तो जो हम अरबिक टू इंग्लिश करते हैं तो मे बी शायद इट वुड बी हफीज। और उसमें यह है कि जो हफीज होता है वो जिस खातून को वो फर देकर आया होता है और जो उसका मर्चेंट होता है वो कहता है कि आई सॉ शाइनिंग स्टार और ब्राइट स्टार फॉलोइंग योर वे, और वो उसी शहर से आ रही थी जिस शहर में तुम वो फर दे कर आए थे। तो वो बाद में इट कम्स आउट कि जी जो बच्चा पैदा हुआ था दैट वाज जीसस। और मे भी शायद वो तो ऑब्वियसली एक बात है, इसमें एक फैक्टर है कि ये एक रिटन स्टोरी है, दैट्स नॉट ए ट्रू स्टोरी, और उसके अंदर उन्होंने जस्ट वो एक सेगमेंट उसका डाल दिया कि जी वो उस बच्चे की मेहरबानी थी कि वो आजी थी उसकी, कि वो जो है नाकाम भी हो रहा था मगर उसने अगर किसी को तकलीफ में देखा तो उसने अपनी तरफ से वो फर्ज जो है ना उनको ऑफर कर दिया, और जबकि उसको पता था कि उसका मालिक उससे पूछेगा और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जी मैं मुफ्त में आपके पास अस्तबल में काम कर लूंगा जब तक इसके पैसे पूरे नहीं होते। बट उसकी वो मेहरबानी शायद खुदा को इतनी पसंद आई कि उसने उसका कारोबार चला दिया, और जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर वो डिफाइन करता है कि जी वो इतना बड़ा बिजनेस होता है उसका और वो बहुत फैल चुका होता है, और उस टाइम पे द 18th चैप्टर जो इतने साल गुजर चुके होते हैं उनसे पहली दफा पता चलता है कि जी वो जिस बच्चे की पैदाइश के लिए फर देकर आया था दैट वाज जीसस। तो उसकी जो वाइफ होती है वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी होती है और वो अपना बिजनेस भी खत्म कर रहा होता है। जो उसके साथ एक नौकर होता है वो उसको जो है फिर स्क्रॉल्स की कहानी सुनाता है जो उसने किसी को नहीं सुनाई होती है, और वो अपने स्क्रॉल्स उठा के, जो एक कमरा होता है जहाँ पे लोग समझते होते हैं कि इसने कोई अपने घर में वो खजाना छुपा के रखा हुआ है, तो जब ये वहाँ पे कमरा खोलता है और इसके नौकर को पहली दफ़ा पता चलता है कि वहाँ पे इस तरह की कोई स्क्रॉल्स पड़े हुए हैं, और वो अपने सारे के सारे स्क्रॉल्स उठा के अपने नौकर के हवाले कर देता है। और जो लोग उसके पास मदद लेने के लिए आए होते हैं वो बेसिकली जीसस क्राइस्ट के साथी होते हैं, और वो जो है कह रहे होते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट था उसको जो दौर सल्तनत का बादशाह है उसने मार दिया है, और वो जो है हम सबको भी मारने पे तुला हुआ है, जो उनके ऊपर ईमान लेकर आए वो उन सबको मारने के लिए तुला हुआ है, और वो इसी सिलसिले में आए होते हैं। और वो बस एक एंडिंग की तरफ लेकर जाता है जिस टाइम पे वो उनके साथ हो जाता है और वो सब कुछ छोड़ के अपने माल दौलत ऐश और आराम सब कुछ छोड़ के अपने स्क्रॉल जो है वो अपने नौकर के हवाले करके, जो उसका सबसे अच्छा साथी भी होता है, और वो फिर दूसरी राह पे निकल जाता है। और वो तो बेसिकली एक स्टोरी जो ड्रैग की है ऑगमेंडिनो ने, वो जो ड्रॉ की है कि किस तरीके से वो बच्चा जो है कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ और वो वाकया क्या पेश आया। बट जो मेन कहेंगे आप कि जो मेन एक ट्रस्ट है इसका स्टोरी का, वो ये 10 स्क्रॉल्स है कि वो जो हमें बताते हैं कि जी हमने क्या करना है। हमने बेसिकली हमने अपने आप को समझना है कि हम कौन हैं, हमने डेली अपना एक नया स्टार्ट लेना है, सुबह उठ के हमने खुद के ऊपर बिलीव करना है, अपने प्लान्स के ऊपर एक्ट करना है, हमने खुदा के ऊपर फेथ रखना है और हमने मेहनत करनी है, हमने कभी हार नहीं माननी। तो ये छोटी छोटी 10 ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में मुझे लगता है कि अगर हम सीख जाएं तो हम भी एक ग्रेटर सेल्समैन बन सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन के छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, तो जिसको जब भी जहाँ पे भी मौका मिले वो लाजमी ये पढ़े। मैक्सिमम 3 दिन की ये बुक है, 3 दिन में हम इजीली इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको रिव्यू दूंगा 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10 इसलिए दूंगा क्योंकि मेरा स्टोरी की तरफ ध्यान थोड़ा सा जो है कम था, और वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो
फैसिनेटिंग नहीं लगी, बट जो उसके स्क्रॉल्स हैं वो सारे के सारे नंबर जो है वो स्क्रॉल्स के। अगर मैं सिर्फ उन 10 चैप्टर्स की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ओवरऑल अगर स्टोरी की बात करूं, इट्स काइंड ऑफ कि वो थोड़ी सी ऐसी बातें उसमें लगनी शुरू हो जाती हैं कि जिस पे बिलीफ थोड़ा सा कम होता है, तो इस वजह से मैं उसके थोड़े से मार्क्स रिड्यूस कर रहा हूँ। अदरवाइज इट्स अ 10 on 10 बुक, और आई विल रिकमेंड कि आप सारे लाजमी एक दफ़ा ये बुक पढ़ें। हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को एक नए बुक के रिव्यू के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।